ओके। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है। A block of mass m is dropped from a height h on the free end of a vertical spring of constant k, as shown in the figure. The block first compresses the spring and it leaves the spring when the spring stretches to its natural length. मतलब ये ब्लॉक जैसे इसके ऊपर छोड़ेंगे तो ये इसको ऑब्वियसली जाके कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद फिर वापस से जब ये रिटर्न आएगा तो नेचुरल लेंथ पे उसको छोड़ देगा। ठीक है। देन द ब्लॉक राइजेस टू इट्स ओरिजिनल हाइट। इसका मतलब कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है हमारे पास। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अपने को कैलकुलेट करने का है। तो इस टाइम पीरियड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है जब ये फ्री फॉल में है, मतलब जब ये स्प्रिंग से अटैच नहीं होगा तब का पोर्शन है। और दूसरा पार्ट वो पार्ट है जब ये स्प्रिंग से अटैच हो जाएगा उसके बाद का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का है। तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। हमारे लिए टाइम पीरियड जो आएगी, दिस टाइम पीरियड विल बी, इस टाइम पीरियड को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। एक कह रहा हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ जो गिरने का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होगा जो कि फ्री फॉल का केस है। ठीक है। एंड प्लस टाइम पीरियड जो आनी है आपकी, ये एसएचएम वाले रिजल्ट के साथ अपने को यूज करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो इनिशियल वेलोसिटी की जीरो है और एच डिस्टेंस उसको फॉल करना है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तो कितना टाइम लगेगा तो आपको पता चल ही रहा है। ये एच की वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ जी इंटू टाइम ऑफ फॉल का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियरली आपको टाइम ऑफ फॉल जो दिख रही होगी ये आ जाएगी रूट अंडर टू एच बाई जी। ये माइंड करो आपकी, ये ऊपर से नीचे गिरने का टाइम होगा। ठीक है। ऊपर से आपने छोड़ा और उसके बाद फिर ये यहाँ से नीचे गिर गया, ये बस नीचे गिरने का टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा होगा। बट जितनी भी वेलोसिटी इसने गेन की होगी, मान लो यहाँ पे वी वेलोसिटी उसने गेन कर रखी है, ये ऑब्वियसली ये वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं कि जब इस ब्लॉक को हमने यहाँ पे छोड़ा और ये यहाँ पे पहुंच चुका है, इमेजिन करो, तब इसकी वेलोसिटी जो होगी, ये वेलोसिटी हो चुकी होगी रूट अंडर टू जी एच हो चुकी होगी। अब ये जब ये कंप्रेस करके, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके वापस से अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा तो ऑब्वियसली इसके पास फिर से वही वेलोसिटी रूट अंडर टू जी एच की आ चुकी होगी। उसके बाद फिर जब ये स्प्रिंग से डिटैच होगा फिर से फ्री फॉल होगा। ऑब्वियसली इसका जाने का टाइम, यहां से यहां जाने का टाइम और यहां से यहां आने का टाइम, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो टाइम होने वाला है ये पक्का है, यहाँ पे हमको बस डबल कर लेना है। ठीक है। अब जो दूसरा पोर्शन है, हमें एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा वो निकालना है। तो ये नोटिस करो कि यहाँ पे अपनी स्प्रिंग जो है ये नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन पे है, मतलब यहाँ पे अभी स्प्रिंग ना तो स्ट्रेच है ना तो कॉम्प्रेस्ड है, ये अभी नेचुरल लेंथ पे है। और इस ब्लॉक का जो मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन आप जो भी कह सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी ये आपकी कितनी दूर पे होगी, जहां पे स्प्रिंग फोर्स बेसिकली ऊपर की तरफ उसको पुश करके एमजी के अगेंस्ट बैलेंस हो रहा होगा। तो अगर मैं ये डिस्टेंस को अगर एक्स मान लेता हूँ तो के एक्स एमजी से बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक्स की वैल्यू जो आएगी दिस विल बी एम जी ओवर के आ जाएगी। मतलब इतनी दूर पे बेसिकली आपकी कॉम्प्रेस्ड पोजीशन पे वो होता। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें एसएचएम का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करेंगे। हमें ये पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर वेलोसिटी एट अ पोजीशन एक्स लिखनी होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स है, इसी को हम एक्स कह रहे हैं। ठीक है। इक्विलिब्रियम से आपकी डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स है तो इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, रूट अंडर ओमेगा टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज रूट अंडर टू जी एच। और ओमेगा आपको पता है रूट अंडर के बाई एम, ये एसएचएम का रिजल्ट है स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम के लिए। एंड इसके साथ रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बस करना है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एम जी ओवर के, एंड इसका स्क्वायर कर लेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से आपको ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन तुरंत से मिल जा रही है। अगर इस एम्पलीट्यूड को हम कैलकुलेट करें तो ये आ रही है आपके पास टू एम जी एच ओवर के, ये टू एम जी एच ओवर के हो गया, एंड प्लस एम जी बाई के, एंड इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। एंड फिर इसके साथ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये हो गई आपके पास एम्पलीट्यूड मिल गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको एम्पलीट्यूड मिल रही है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बेसिकली। तो अब अगर ये बोलूं कि ये ब्लॉक को वापस से मीन, मतलब जो एक्सट्रीम एंड पे जाना है, यहां से सोचो इस ब्लॉक को छोड़ा हमने और फिर यहाँ पे पहुंच गया, मान लो ये ब्लॉक यहाँ तक आ गया, ये इसका सोचो एक एक्सट्रीम एंड ऑफ ऑसिलेशन है, मतलब इसके बियॉन्ड और वो फर्दर कंप्रेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्सट्रीम एंड ऑफ ऑसिलेशन कह लो आप। ठीक है। दिस इज द एक्सट्रीम एंड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस बेसिकली कितनी रही होगी आपकी, ये एम्पलीट्यूड ए रही होगी। ठीक है। तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, क्योंकि ये अगर निकालूंगा तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाने का टाइम भी उतना ही रहेगा, उसको डस्ट डबल कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम फेजर डायग्राम से एक बार एनालाइज करते हैं कि अगर मैं इसको फेजर में अगर सोचो ड्रॉ करता, अगर फेजर में ड्रॉ करते इसको,
ये सोचो कि इसमें प्रोजेक्शन, सिंस ये वर्टिकल एसएचएम है, तो इसीलिए प्रोजेक्शन आपको वर्टिकली लेनी पड़ेगी, ठीक है। फेजर में जो आप प्रोजेक्शन लेते हो वो वर्टिकली लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सोचो कि आपके पास ये जो पार्टिकल है मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आपका ब्लॉक है जो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, और वो वेलोसिटी उसके पास √2 GHT, ठीक है। दिस वाज √2 GH। और इसका करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल होगा जिसका फेजर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो कहीं यहाँ पे रहा होगा, ताकि इसकी प्रोजेक्शन जो है वो इस पे जब आप लो तो ये वाली पोर्शन पे आ जाएगी, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है ये ऑब्वियसली आपको पता है ये एम्पलीट्यूड है। तो अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पार्टिकल को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आना है, तो अगर मैं इसको सर्कुलर मोशन में अगर शो करता, सोचो कहाँ से कहाँ इसको लेके जाता मैं, ये चेक करो। अगर ये लीनियर मोशन में यहाँ से चल के यहाँ आ चुका है, सोचो यहाँ से यहाँ चल के यहाँ आ चुका है, तो सर्कुलर मोशन में वो इधर से चल के, सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल जो है वो सर्कम्फरेंस के अलोंग चल के वो यहाँ से यहाँ आ चुका होगा। तो उसको ये वाली एंगल बेसिकली कवर करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर जब ये वापस से ऊपर जा रहा होगा, जब ये वापस से ऊपर जा रहा होगा, सोचो ये वापस से ये ऊपर जा रहा होगा ऐसा, तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। और यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो कि जाने का टाइम और आने का टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ एंगल उसको सर्कुलर मोशन में कवर करनी है। तो कितनी एंगल कवर करनी है उसको, ये देखो ध्यान से। अगर ये वाली एंगल को मैं यहाँ पे थीटा मार्क कर लेता हूँ, तो ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, ये था एक्स जो कि आपका mg/k था। तो यहाँ से क्लियरली देखोगे कॉस थीटा की वैल्यू, ये आपको क्या दिख रही है, x/a दिख रही है। एक्स आपको गिवन ही है और एम्पलीट्यूड आपने निकाली रखी है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स x/a। सो एक्स था आपका mg/k, और इसके साथ आपको एम्पलीट्यूड बस मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, एम्पलीट्यूड आपके पास ऑलरेडी है। तो उसको जो टोटल एंगल कवर करना है वो कितना एंगल कवर करना है, ध्यान से देखो। ये वाली एंगल देखो ध्यान से, ये वाली एंगल कवर करना है, और फिर बस इसका डबल कर लेना है, क्योंकि इस तरफ भी जब वो पहुंचेगा तो बस ये वाली एंगल भी थीटा ही दिखेगी आपको, और ये वाला एंगल फिर से उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है, फेजर डायग्राम में। तो ये एंगल तो क्लियरली कितनी दिख रही है, पाई माइनस थीटा की दिख रही है, और इधर से भी कितनी है, पाई माइनस थीटा की है। तो थीटा हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो ये वाली जो एसएचएम की जो टाइम थी, मतलब जो ब्लॉक ब्लॉक के साथ स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन हो रहा था, इसका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, पाई माइनस थीटा एंगल कवर करना है। और कितनी एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी करनी है, ओमेगा, जो कि कितनी है, रूट अंडर के बाई एम हो जाएगी। तो रूट अंडर के बाई एम, इससे आप बेसिकली और इसका भी ऑब्वियसली डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऊपर से नीचे जाने का टाइम है, और इसी को डबल कर देंगे हमें क्या मिलेगा, वो टोटल टाइम मिल जाएगा, ठीक है।